all of you, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to tell you some example on straight charged carrying wire. कल मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया था कि स्ट्रेट चार्ज कैरिंग वायर की वजह से उसके सामने किसी डिस्टेंस डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आज उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लगाएंगे। मैंने कल आपको बोला था कि लोगों को उसमें लिमिट लेने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको बता रहा हूँ जो आपको लिमिट लेना सिखाएंगे। समझे ना, थोड़ा हेल्प करेंगे कि लिमिट किस प्रकार से ली जाती है। पहला एग्जाम्पल, इस पहले एग्जाम्पल को लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हाफ इन्फिनाइट चार्ज वायर की वजह से बताइए पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस पॉइंट से चार्ज स्टार्ट होता है और ऊपर इन्फिनाइट तक जाता है। इस पॉइंट के जस्ट सामने पॉइंट पी है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा जहां से चार्ज मिलना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को मिलाते हैं दिए गए पॉइंट के साथ। क्लियर, ये डिस्टेंस डी दिया गया है मुझे इस क्वेश्चन में, और फिर जहां तक चार्ज गया हुआ है फाइनल पॉइंट उसको पॉइंट पी के साथ मिलाएंगे। वो इनफिनाइट है तो उस पॉइंट को मिलाने के लिए मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये एंगल कितना आया, π/2। तो इस लाइन से कितना नीचे है वो बीटा होता है, कितना है वो 0, और इस लाइन से कितना ऊपर है वो अल्फा होता है, वो कितना है π/2। समझे। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दो सेंस में आता है, एक एक्स में और एक निगेटिव वाई एक्सिस में। इधर क्या आता है, k λ/d इंटीग्रेशन -β to अल्फा cos थीटा d थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इधर आता है साइन k λ/d इंटीग्रेशन -β to अल्फा साइन थीटा डी थीटा, ये आता है। अब ये वैल्यूज में इसमें और इसमें दोनों में पुट करूंगा और देखेंगे क्या आंसर आता है। अगर यहां पुट करता हूं तो क्या आता है, k λ/d इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू आएगी, cos थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा में रखूंगा π/2 1 माइनस साइन 0 यानी 1 - 0। तो यहां क्या आएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1। जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1 आएगी वो। इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k λ/d। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, k λ/d इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, k λ/d माइनस cos थीटा। अब इसमें लिमिट लगाते हैं 0 से लेके π/2। तो पहले π/2 रखता हूं, k λ/d माइनस π/2 रखूंगा cos π/2 माइनस cos 0, ये आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, k λ/d लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 1 + 1, यानी यहां भी नीचे भी क्या आएगा, k λ/d। तो इसका मतलब हाफ इन्फिनाइट की वजह से मुझे पता चल चुका है कि यदि हाफ इन्फिनाइट मुझे दिया जाए तो उसके सामने पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आता है, k λ/d इधर, k λ/d इधर। और नेट अगर आपको निकालना है पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो किस प्रकार से आएगा, ऐसे आएगा 45 डिग्री पर। वैल्यू कितनी होगी, √2 k λ/d। याद रखना, पहला एग्जाम्पल इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। एग्जाम्पल सेकंड, ये एक वायर है ए बी जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा यूनिट लेंथ का चार्ज दिया गया है आपको। तो अब इसकी वजह से पॉइंट P जो कि l/2 डिस्टेंस पर है और ये l/2 है, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही लिमिट देखेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। उसके लिए क्या करोगे, चार्ज जहां से स्टार्ट हुआ है उसको मिलाओगे, स्ट्रेट लाइन से जहां तक चार्ज गया है उसको मिलाओगे। क्लियर। ये वैल्यू कितनी आएगी 45, ये वैल्यू कितनी आएगी 45। इससे नीचे को हम क्या बोलते हैं, बीटा, और निगेटिव लेते हैं। तो वैल्यू कितना आया, बीटा की वैल्यू कितना आया 45, अल्फा की वैल्यू कितना आया 45। तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है। जानते हैं आप ये बात। यहां k λ/d cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और साइन थीटा में हम लगा देंगे लिमिट
पाई बाई 4 से लेके माइनस प्लस पाई बाई 4, माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा। ऐसे इधर क्या आएगा, के लैम्डा बाई डी, इधर क्या लिखा जाएगा, कॉस, वो भी माइनस में, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या आती है। इसकी वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस वाले की, ई एक्स जो आएगा वो आएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा, पाई बाई 4 रखेंगे, 1/√2 आएगा, माइनस, फिर ये माइनस होगा प्लस हो जाएगा, 1/√2 आएगा। तो आंसर आएगा 2/√2 यानी √2 के लैम्डा बाई डी ई एक्स। ऐसे ही अब ई वाई की बात करते हैं जो नीचे की ओर है, क्लियर, उसमें आएगा के लैम्डा बाई डी माइनस कोस थीटा। अब माइनस कोस थीटा में पहले ये आएगा माइनस 1/√2, माइनस माइनस प्लस, और फिर कॉस माइनस पाई बाई 4। हम जानते हैं कोस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये आप लोग जानते हैं। के लैम्डा बाई डी, यहां से माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ, के लैम्डा बाई डी इंटू 0, तो ई वाई क्या आएगा 0, ई वाई क्या आएगा 0, यानी नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0 इस केस में। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और फाइनल रिजल्ट आपको बताता हूं। तो इसमें फाइनल रिजल्ट आपके सामने ये आएगा कि यदि एक स्ट्रेट, ये एल लेंथ है इसकी, इसके मिड से सामने L/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड √2 के लैम्डा बाई डी आएगा, नीचे की ओर नहीं आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। आप डायरेक्ट पहले भी विदाउट कैलकुलेशन के भी बोल सकते थे आप, पॉइंट P इस केस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ही आएगा, ऊपर या नीचे नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट सीधा आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, इस वायर के मिड में है। तो ये क्लियर, रूट के लैम्डा बाई डी आपका ये आंसर आएगा इसमें। अब एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल थर्ड, क्लियर, यहां भी वायर ए बी है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा है। क्या करोगे आप, अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। पी इस बार लेफ्ट हैंड साइड में है वायर के, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे करेंगे। ये लेंथ में जानता हूं कितनी है, एल है, इस बार मुझे कुछ भी एंगल नहीं दिया गया, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इससे मिलाता हूं, जहां से चार्ज मिलना स्टार्ट हुआ मुझे वायर पे चार्ज जहां से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को पॉइंट पी से मिला देंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल देखते हैं, यही बीटा होता है। ये एंगल कितना आएगा, ये L/√3, तो ये आएगा 30 डिग्री, समझे ना। tan थीटा बराबर L/√3 अपॉन N, 1/√3 आएगा, इसका मतलब 30 डिग्री है ये। अब फाइनल पॉइंट को P से मिलाते हैं, और फिर ये एंगल देखते हैं, कहां से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये एंगल इस बार कितना आएगा, टोटल लेंथ है L2L/√3 प्लस L/√3 यानी 3L/√3 यानी √3L, ये टोटल लेंथ आएगी √3L, और ये L, तो ये आएगा 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री कंप्लीट एंगल 60 डिग्री। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले वाला पॉइंट का जो एंगल है वो ऊपर है, इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू आएगी वो इस बार ऊपर आ रही है, क्लियर, और 30 डिग्री है, और अल्फा की कितनी, 60 डिग्री। यहां इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाऊंगा तो वो ऐसे दर्शाऊंगा, एक इधर एक नीचे, क्योंकि P इधर है तो इधर आएगा, ये आएगा EX, और लिखा कैसे जाएगा ये, के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन माइनस बीटा टू प्लस बीटा नहीं लिखा जाएगा, माइनस बीटा टू अल्फा लिखते थे ना, क्योंकि इस लाइन से नीचे एंगल को हम माइनस थीटा कहते थे, माइनस में बोलते थे वो एंगल। अब एंगल कहां है, ऊपर, तो मैं लिखूंगा +30 टू +60। इस केस में अंदर क्या आएगा, कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट आता है वो कोस थीटा होता है। इसी प्रकार से यहां क्या आएगा, यहां के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन 30 to 60 साइन थीटा डी थीटा, यहां ये आएगा।
इसको सॉल्व कर देते हैं, EX को। देखो क्या आएगा, K लैम्डा बाई डी कोस थीटा का क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा में क्या रखेंगे, 60 रखेंगे पहले। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो पहले आएगा √3/2, फिर माइनस 30 आएगा 1/2, तो ये आएगा EX। इसी प्रकार से यहां माइनस कोस थीटा आएगा और वैल्यू आएगी K लैम्डा बाई डी माइनस कोस 60 यानी 1/2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, फिर माइनस घटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, कोस 30 √3/2, ये आएगा इधर। क्लियर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वैल्यू K लैम्डा बाई डी √3 - 1/2 आया, और यहां से भी K लैम्डा बाई डी √3 - 1/2 आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है इसका मतलब। क्लियर। तो नेट अगर आप निकालोगे तो 45 पे आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखना। क्लियर। अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। कुछ भी आपको डाउट आता है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर। फोन करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 की अब बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4, AB एक वायर, दूसरा BC दूसरा वायर है। AB की लेंथ L, BC की लेंथ L। ये लेंथ आपको दी गई है पॉइंट P। देखो ये जो दर्शाया हुआ है, ये पॉइंट P की लोकेशन को दर्शाया हुआ है आपको। पॉइंट P इससे L/2 ऊपर है, पॉइंट P। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस अरेंजमेंट में कितना आएगा, ये आपको बताना है। क्लियर। पॉइंट P के बारे में आपको ये बोला गया है कि इस से ये L/2 ऊपर है, ये बोला गया है, और साथ ही साथ में ये लेंथ भी L/2 है, ये वाली लेंथ L/2। तो अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बताओ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वाला क्वेश्चन नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। सेकंड जो यहां कराया था मैंने अभी, उसमें यहां आंसर क्या आया था, आगे की ओर सीधा कितना, √K लैम्डा बाई डी आंसर आया था। अब ऐसे ही मैं इस एक वायर की वजह से जो निकाला वो अब इसकी वायर से निकाल देता हूं। इसकी वजह से क्या आएगा नीचे, मतलब मैं सेपरेट सेपरेट इफेक्ट देख देता हूं, इंडिविजुअल इफेक्ट ले लेता हूं। AB की वजह से और BC की वजह से। AB की वजह से ये आंसर आएगा √K लैम्डा बाई डी, ये मैंने अभी प्रूव किया था इधर। ऐसे ही BC की वजह से क्या आएगा, √K लैम्डा बाई डी। क्लियर। बिल्कुल सही, ऐसे किया जा सकता है। अब नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हो, पॉइंट P पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो किस पे आएगा, 45 डिग्री पर आएगा। वो कितना आएगा, √K लैम्डा बाई डी, ये नेट आएगा। कितना आएगा, 2K लैम्डा बाई डी, ये आंसर आएगा। क्लियर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, how we can convert a straight charge carrying wire into a arc. This thing I am going to tell you. Before this we will study the electric field due to an arc. आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पहले मैं बता दूं, आसान सा है। फिर ये कन्वर्जन आपको बताऊंगा मैं। कौन सा कन्वर्जन, कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को आर्क में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और आर्क को स्ट्रेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। तो पहले आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको बता देते हैं। देखिए सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, ड्यू टू एन आर्क, एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या कर लेता हूं मैं, एक आर्क ले लेता हूं।
आर्क क्या होता है? सर्कल का कोई एक पोर्शन होता है। तो सर्कल ड्रॉ किया और इसका कोई एक पोर्शन ले लेता हूं, ये पोर्शन लिया मैंने, पॉइंट P इसका सेंटर है सर्कल का, और इस पर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, लैम्डा है यूनिट लेंथ का चार्ज। तो यदि इन दोनों पॉइंट को मिलाया जाए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेता हूं, तो ये एंगल कुछ हो सकता है, ये एंगल कुछ हो सकता है। इस प्रकार से मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा आता है। आपको ये 90 लगेगा तो थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं जिससे कि कोई रैंडम एंगल आए, फिक्स वैल्यू ना है, क्योंकि मैं फॉर्मूला जनरेट करने जा रहा हूं, फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूं, तो सब वेरिएबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स वैल्यू आएगी, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला प्रूव होगा। अल्फा बीटा ये मैंने मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है PP डैश। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही, मैं क्या करूंगा कि यहां से थीटा एंगल पर d थीटा मोटाई का एक एलिमेंट लूंगा, ये एलिमेंट, मुझे रेडियस दी जाएगी इसकी, PP डैश विल बी रेडियस ऑफ आर्क दैट इज कैपिटल R। तो ये हो जाएगा RD थीटा लेंथ, ये dx जो आएगी RD थीटा आएगी, ये लेंथ। तो इस dx पर जो चार्ज आएगा dq वो क्या आएगा? लैम्डा इंटू dx इंटू डी थीटा, लैम्डा इंटू dx, और dx की वैल्यू क्या है? RD थीटा। तो इस पर जो चार्ज आएगा, ये चार्ज, ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज अगर dq है तो r d थीटा इंटू लैम्डा विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंटल चार्ज। अब इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से मैं यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। क्लियर? तो वो कैसे आएगा देखो, P डैश रेडियस है और वो R है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा DE, कैसे आएगा? इस प्रकार से DE। अब ये जो एंगल मैंने लिया है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया है, याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया है ये एंगल थीटा। मैंने ये यहां से लिख दिया था, नहीं, यहां से मेजर किया है मैंने, थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया है ये, फिर ये डी थीटा बोला मैंने। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो इधर क्या आएगा? DE x cos थीटा। इधर क्या आएगा? DE का cos थीटा, ये कंपोनेंट, इसको बोलूंगा मैं DE x। ऐसे ये क्या आएगा? DE sin थीटा, और इसको मैं बोलूंगा DE y। मैंने आपको बोला था कि मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं DE की वैल्यू निकाल के। यहां से DE की वैल्यू क्या आएगी? k dq बाय r स्क्वायर। इस पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगा सकता हूं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप एलिमेंट नीचे लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में आएगा वेक्टर, और वेक्टर यदि अलग अलग डायरेक्शन में होता है तो उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कंपोनेंट लिए x एक्सिस में और y एक्सिस में। अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं इस पे और इस पे, अब इंटीग्रेशन लगा सकता हूं। क्लियर? तो अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। DEx जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन डी की वैल्यू क्या है? k r d थीटा इंटू लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब DEx k r, इस r से r गया लैम्डा, k लैम्डा बाहर, r बाहर, बचेगा क्या? cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, लिमिट, यहां से थीटा मेजर कर रहा हूं ऊपर, यहां से ऊपर का एंगल पॉजिटिव तो यहां से नीचे का एंगल नेगेटिव। क्लियर? इस नीचे वाले को बीटा मानता हूं क्योंकि पिछले आर्टिकल में मैंने नीचे बीटा माना था, ऊपर वाले को अल्फा मान लेता हूं, ये एंगल अल्फा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नीचे बोलूंगा मैं माइनस बीटा टू अल्फा। क्लियर? तो यहां आएगा एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन माइनस बीटा टू अल्फा कॉस
थीटा डी थीटा। और इसी प्रकार से अगर आप ई वाई लिखना चाहेंगे नेट, तो वो भी सेम आएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। तो आप ये पाएंगे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। स्ट्रेट वायर और आर्क में फॉर्मूला जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया। यहां डी की जगह क्या है, डी क्या था, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आर्क से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, रेडियस। तो डी की जगह कौन आएगा, आर। फॉर्मूले में आर आया हुआ है और सब कुछ सेम है। क्लियर, ऑलमोस्ट सेम। तो इस रिजल्ट की वजह से मैं इस एक आर्क को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। मुझे पता चला कि ये आर्क भी उसी टाइप के रिजल्ट दे रहा है जैसे स्ट्रेट वायर रिजल्ट देता था। तो कन्वर्जन एक आर्क का स्ट्रेट वायर में कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो पी डैश है, पी डैश से होते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट किससे जाएगी, पी से जाएगी ये टेंजेंट। क्लियर। अब इस पॉइंट और पी को मिलाते हुए कट करा देंगे ये। अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए यहां तक लेके जाऊंगा। लेट मी थिंक वन मोर टाइम। देखो कैसे, ये जो फाइनल पॉइंट था आर्क का और ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाऊंगा तो यहां कट करेगी इस टेंजेंट को। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको टच करते हुए दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं, क्योंकि ये एंगल 90 से ज्यादा आ चुका है तो इसलिए यहां एक और टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। अब इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे कट करेंगे तो आप इस एक आर्क को ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। रिजल्ट सेम आएगा पॉइंट पी पर। समझे क्या बोला मैंने? ये जो ऐसे आर्क था, इस आर्क की जगह यदि आप ये पोर्शन ले लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन कौन कौन सा हटा देता हूं मैं, देखो या तो आप ये आर्क लें या आर्क ना लेकर ये एक स्ट्रेट वायर का कॉम्बिनेशन ले एल शेप, तो भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा जो इधर लिखा हुआ है। क्योंकि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर, डी की वैल्यू आर हो जाएगी, ठीक है। और डी की वैल्यू आर होते ही ये रिजल्ट स्ट्रेट वायर के लिए भी सेम आएगा। तो यहां आपको ये पता चलेगा कि आप एक आर्क को स्ट्रेट वायर बना सकते हैं। और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा जिनमें एक आर्क को स्ट्रेट वायर बनाकर क्वेश्चन सोल्व किया जाता है और एक स्ट्रेट वायर को आर्क बना के क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, ठीक है। अभी आप इसको देखें।